नमस्ते साथियों। हम एमपीपीएससी प्री 2023 के पेपर पर डिस्कशन करेंगे। यह आयोग की फाइनल आंसर की के अनुसार है। इससे आपको पता चलेगा कि आयोग किस प्रकार के प्रश्न पूछता है, जिससे हम उसी अनुसार आगे की रणनीति बनाएं। तो 51 क्वेश्चन है। टाटीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो टाटीपाका तेल रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में है। यह ओएनजीसी की महत्वपूर्ण तेल रिफाइनरी है, याद रखना। निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास है? तो आप जानते होंगे, न्यूज में बहुत फेमस था इजराइल में गाजा स्ट्रिप। तो गाजा स्ट्रिप है भूमध्य सागर के पास। मैं इसको मैप के माध्यम से भी समझाती हूँ। देखो, आपको दिख रहा होगा, यह है गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप और ये है मेडिटेरियन सी, मतलब भूमध्य सागर। अगर इजराइल का मैप देखा जाए तो आप जानते होंगे इजराइल में दो जगह है, गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक। और इजराइल की सीमा किस किस को लगती है? तो इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान, ये भी याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सही का मिलान कीजिए। तो ये विभिन्न प्रकार की जो लौह अयस्क स्थान है उनका किस राज्य में है, इससे मिलान करना है। तो मिलाते हैं। बेलाडीला आप जानते होंगे, फेमस खदान है छत्तीसगढ़ की। और बालाघाट मध्य प्रदेश में है। कुद्रेमुख कर्नाटक में, वही केंदुझर उड़ीसा में है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन होगा बी, CADB। ये खदानों का अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप याद रखना में इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है? तो नहीं आती है, इसका ऑप्शन होगा बी, बिस्मांगी प्रक्रिया नहीं आती है। तो पटल विरूपण प्रक्रिया जानते हैं कि ये क्या होता है। तो पटल विरूपण प्रक्रिया में भूपर पट्टी के हिस्सों को हिलाने, ऊपर उठाने या बनाने वाली सभी प्रक्रियाएं आती हैं। तो भूपर पट्टी पर जो भी क्रियाएं होती हैं उसको पटल विरूपणी क्रियाएं कहते हैं। इसमें कौन कौन सी आएंगी? तो आप जानते होंगे, भूपर पट्टी पर जो भी निर्माणकारी क्रियाएं या बिंदुस्कारी घटनाएं होती हैं उनका कारण भूकंप होता है, प्लेट विवर्तन की घटना होती है, उसके अतिरिक्त होती है पर्वतनी, मतलब पर्वत निर्माण संबंधी घटनाएं होती हैं। लेकिन बिस्मांगी प्रक्रिया इसका प्रक्रिया में नहीं आता है। और राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम इंगित कीजिए। अभी हमने 2024 के पेपर को भी डिस्कशन किया, उससे पता चलता है कि 2011 जनगणना कितनी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी क्वेश्चन आया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा से कम साक्षरता का क्रम लगाना है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, क्योंकि सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल में है, फिर मिजोरम, फिर गोवा और त्रिपुरा। इससे पता चलता है हमें 4 राज्य याद करने हैं। और सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है? तो इसका ऑप्शन होगा बिहार, आपको पता होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा केरल में है। निम्नलिखित युग्मों का मिलान कीजिए। नहीं, पहले इसका 56 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? तो हम जानते हैं कि क्षोभ मंडल एक परिवर्तनीय मंडल भी कहलाता है, जहाँ पर मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। इसी वजह से जो एरोप्लेन रहता है वो भी समताप मंडल, क्षोभ मंडल के बाद की परत पर उड़ाया जाता है। नासिक जिले में जो त्र्यंबक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो बेतरना नदी निकलती है। इसका ऑप्शन होगा डी। आपको पता होगा, त्र्यंबक पहाड़ी के समीप से ही गोदावरी नदी भी निकलती है। निम्नलिखित युग्मों का मिलान कीजिए। तो ये जैव आरक्षित क्षेत्र दिए हैं, उनका बताना है कि कौन से राज्य में है। तो आपको पता होगा, मानस असम में है, फेमस है। सिंपलीपाल उड़ीसा में है। और शेषाचलम के जंगल सुने होंगे, न्यूज में बहुत आते हैं, ये आंध्र प्रदेश में है। और नौकरेक मेघालय में है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन होगा बी, डी और ए, सी। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन होगा बी, डी, ए, सी। भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया? तो भूमिगत ताप, जो तापीय एनर्जी जो टॉपिक है उसमें, थर्मल एनर्जी, उसमें भूमिगत ताप का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो यूएसए ने ऐसा काम किया था। वो भी कहाँ पर? बोईजे इडाहो में। किसे मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये मोलेसिस बेसिन मिजोरम में है। यहाँ पर असंगठित बेसिन पाया जाता है, असंगठित परतें पाई जाती हैं, इसलिए इसे मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में पहली बार अधिवेशन में कांग्रेस नरम और गरम दल में विभाजित हो गई थी? तो आपको पता होगा, सूरत विभाजन बहुत पेपर में आता है। सूरत विभाजन 1907 में। इसमें कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, नरम दल और गरम दल। और इस समय अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। वर्ष 1948 में बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया? तो बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़कर पार्ट सी अस्तित्व में आया था। आपको याद होना चाहिए, विंध्य प्रदेश कहा जाता है इसे। विंध्य प्रदेश पार्ट सी का हिस्सा था बुंदेलखंड और बघेलखंड। नेक्स्ट है कि कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को स्वराष्ट्र संघ में मिलाई गई? ये बहुत फैक्चुअल है, इससे कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं सिर्फ डराने के लिए। तो इसका ऑप्शन होगा 222, सी। मतलब कि 222 रियासतें स्वराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी 15 फरवरी 2048 के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया? तो चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द दिया था, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी?
तो राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की मांग नहीं थी। इसका ऑप्शन होगा डी, कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकीकरण नहीं बल्कि पृथक्करण की बात कही थी। और जनप्रतिनिधियों की काउंसिल में संख्या बढ़ाई जाए, वही जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पर भारतीयों की संख्या में वृद्धि की जाए। किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेशोत्सव प्रारंभ किया गया? तो आपको पता होगा शिवाजी और गणेशोत्सव का प्रारंभ बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन के समय में किया था। कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह का आक्रमण हुआ? तो फेमस आक्रमण है नादिर शाह का, अफगानी आक्रमण था। उन्होंने मुगल शासक मोहम्मद शाह के समय में आक्रमण किया था 1739 में, और वह कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस अपने साथ ले गया था। आर्य मंजूश्री मूलकल्प ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बौद्ध साहित्य है, और इसके आयोग ने 2 ऑप्शन माने हैं, महायान और वज्रयान। ये दोनों शाखाओं से संबंधित है। किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई? तो आप जानते होंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक सती प्रथा का समाप्त किया था उन्होंने 1829 में, और इन्होंने ही 1835 में जो प्रेस से संबंधित नियम है उनको संशोधन किया था। लेकिन अगर प्रेस के मुक्तिदाता की बात आए तो मेटकोप लगाना। शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस प्रकार के धातु के सिक्के चलाए थे? तो आपको पता होगा कि शकों को पराजित किया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उपाधि धारण की थी। इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे, और ऐसा करने वाले पहले राजा थे। इन्होंने इन चांदी के सिक्कों को, उस समय गुप्त शासक थे तो रूपक कहा जाता था, और सोने को सिक्कों को दीनार कहा जाता था। वर्ष 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश किस स्थान पर था? तो तांबा उत्पादन में हमेशा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है, याद रखना। ये कोयला, तांबा, मैग्नीज, लौह, इस प्रकार के खनिजों का प्रथम स्थान हमेशा याद रखना, पेपर में आते हैं। 2024 में भी आया था। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों से बहती है? तो 3 राज्य याद रखना, माही नदी 3 राज्य से बहती है। इसका उद्गम धार मध्य प्रदेश से होता है, सरदारपुर जिले, धार जिले के सरदारपुर नामक स्थान से, ठीक है। उसके बाद ये राजस्थान जाती है, और फिर गुजरात। तो इसका 3 जिले हो गए हैं, और माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके अतिरिक्त ये फैक्ट याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? तो काली मिट्टी के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, क्योंकि काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक नहीं पाई जाती है। बल्कि इसमें ऑप्शन और जो सही है कि नमी धारण सबसे ज़्यादा काली मिट्टी करती है। कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, और इसकी संरचना गांठेदार होती है, कभी कभी भुरभुरी भी होती है। लेकिन रेत की मात्रा काली मिट्टी में ज़्यादा नहीं बल्कि जलोढ़ मिट्टी में ज़्यादा पाई जाती है। पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो पूर्णा, वर्धा, आपको पता होगा ये ताप्ती नदी की सहायक नदी है। ताप्ती नदी का उद्गम में बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से होता है। और इसके अतिरिक्त बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो बीजागढ़ की पहाड़ी ये है सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है। यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है, जो कि खंडवा, खरगोन, बड़वानी जिले में पाई जाती है। मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत पूछा है तो ध्यान से सुनना, कि मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, आपको पता होगा, मानसूनी है, क्योंकि कर्क रेखा गुजरती है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है मध्य प्रदेश, इसलिए दोनों ऑप्शन सही होंगे। और आपको पता है कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है, लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती, दक्षिण भाग में। अगर इसमें लिखा होता उत्तरी भाग में तो ये ऑप्शन सही होता है, लेकिन लिखा है दक्षिणी भाग में। दक्षिणी भाग में तो उष्ण कटिबंधीय जल पाई जाती है, ना कि शीतोष्ण। मध्य प्रदेश के किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में अल्पाइन वन नहीं पाए जाते हैं। आपको पता होगा अल्पाइन वन तो ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा ठंडा मौसम रहता है। यहाँ पर चीड़, देवदार के पेड़ इसी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उपाद्र वन और कांटेदार वन ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले के चचाई में है? तो अनूपपुर में फेमस जो थर्मल पावर स्टेशन उसका नाम है अमरकंटक पावर स्टेशन। बुनियादी सड़क सांख्यिकी वर्ष 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश में सड़क मार्गों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो परिवहन इकोनॉमिक्स के चैप्टर में पढ़ना पड़ता है, और ये सड़क मार्ग इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन होगा डी, सड़क मार्ग के घनत्व में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। ये गलत है, क्योंकि सड़क घनत्व में मध्य प्रदेश का पहला नहीं बल्कि केरल का पहला स्थान है। बल्कि अन्य ऑप्शन सही है कि जो नेशनल हाईवे है उनकी लंबाई 8,000 किलोमीटर से अधिक है मध्य प्रदेश में। वहीं स्टेट हाईवेज हैं उसमें 11,000 किलोमीटर अधिक है लंबाई, और जो जिला के जो सड़क मार्ग है वो 50,000 किलोमीटर से अधिक है उनकी लंबाई। वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम स्थान है? आप जानते होंगे कपास जिले खंडवा और खरगोन को कहे जाते हैं। वहाँ कपास उत्पादन में खरगोन जिला प्रथम स्थान पर है, और कपास अनुसंधान केंद्र भी खरगोन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति का चुनाव, अब पॉलिटी से क्वेश्चन आ गए हैं। 54 में निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है, याद रखना अनुच्छेद 54। और इसमें संसद और जो राज्य विधानसभा है ना, उनके दोनों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अगर इसमें लिखा होता कि विधान परिषद, तो विधान परिषद नहीं, ना ही मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4A में की गई है। 4A में नहीं, इसमें क्वेश्चन भी गलत था, 4 में की गई है। 4A में तो कर्तव्य है।
तो ये किस संविधान से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है? तो हमें पता है कि हमारा संविधान में विभिन्न देशों के संविधान से कुछ न कुछ ग्रहण किया गया है। ऐसे ही जो पार्ट 4 में नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। तो याद रखना आयरलैंड, इसका ऑप्शन होगा डी। वहीं आपको पता होगा कि दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन ग्रहण किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से जो प्रस्तावना है उसको ग्रहण किया गया उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, न्यायपालिका के संबंध में और ब्रिटेन से तो हमारी संसदीय प्रणाली ग्रहण की गई है। संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता है? तो संसद का निर्माण तीन तरीके से होता है। संसद का अंग होते हैं, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन सी होगा। कभी भी ये नहीं सोचना कि संसद में सिर्फ 2 अंग हुए, राज्यसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति भी संसद का भाग होता है, ये लिखते भी हैं पॉइंट में कि राष्ट्रपति संसद का अंग है और इसके बारे में अनुच्छेद 79, 80 में स्पष्टता लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री संसद का अंग नहीं होता है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को की गई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसका पूरा नाम है और ये एक पुनर्वित्त संस्था है। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? सोचो, आयोग ने इससे पहले पहले के पेपर में सिडबी का मुख्यालय पूछा था और इस बार उसकी स्थापना कब हुई है। इसलिए कहते हैं कि जो भी क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा डीपली उसका एनालिसिस कर लिया करो, जिससे कि आगे भी उसके ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो जो सिडबी की स्थापना थी वो अप्रैल 1990 में की गई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में है, याद रखना। अन्य बैंकों का मुख्यालय ज़्यादातर बम्बई या दिल्ली में होता है, लेकिन सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? आपको पता होगा इंदिरा गांधी के समय में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, लेकिन 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो याद रखना 6 बैंकों का 1980 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? तो शिक्षा के अधिकार से सबसे इम्पोर्टेंट जो संविधान संशोधन है वो है 86वां संविधान संशोधन, जो 2002 में किया गया था। इसमें 3 आर्टिकल इससे संबंधित हैं। आर्टिकल 21, आर्टिकल 45 और मौलिक कर्तव्य में 11वां मौलिक कर्तव्य भी इसके तहत जोड़ा गया था। क्वेश्चन है 88, अनुच्छेद 51 ही मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। तो कितने मौलिक कर्तव्यों को लेके? तो आर्टिकल जो 51 ही है उसमें मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं जो कि रसिया से ग्रहण किए गए हैं। लेकिन कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि मैंने अभी बताया कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11th मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया? हम जानते हैं हमारे जो प्रस्तावना है उसमें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। उसमें एक शब्द था समाजवादी, दूसरा था पंथनिरपेक्ष, तीसरा था राष्ट्रीय एकता और अखंडता। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया? तो संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट समिति की अनुशंसा पर 9 दिसंबर 1940 को इसकी बैठक हुई थी पहली, और इसके जो स्थायी अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद, वहीं अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमा नायक का संबंध किससे है? तो आप जानते होंगे भीमा नायक बड़वानी से, इन्होंने क्रांति में भाग लिया था 1857 की, स्वतंत्रता नायक थे। तो भीमा नायक बड़वानी से संबंधित है। जनजाति नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई, जो कि भिलाला जनजाति से संबंधित थे, इन्होंने अंग्रेज विरोधी क्रांति में भाग लिया था, लेकिन कब? तो 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा नृत्य मनाया जाता है? इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे। सागर में मौनी नृत्य बनाया जाता है, मौनी, याद रखना। लेकिन जो तीनों आयोग ने दिए हैं ना, वो निमाड़ जिले के नृत्य हैं। ये निमाड़ में बनाए जाते हैं, मांडल्या, फेपड़िया, डंडा। और जो बुंदेलखंड में मौनी नृत्य मनाया जाता है। तो ऐसे भी हम अगर हमें पता होता क्षेत्र वाइज भी अगर नृत्यों के बारे में, तो हम इसका ऑप्शन सही लगा सकते थे। चित्रकूट जो धार्मिक स्थलों से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुरी के नाम से भी चित्रकूट को जाना जाता है। मुकुल किसकी रचना है? तो मुकुल आपको पता होगा फेमस रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की। इसके अतिरिक्त सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है त्रिधारा, बिखरे मोती और झांसी की रानी। वहीं माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिमकरिटनी, हिमतरंगिनी। और भवानी प्रसाद मिश्रा की रचना है बुनी हुई रस्सी, गीत फरोश। ये कुछ इंपॉर्टेंट रचना याद रखना। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नौडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो नौडोरा पहले तो याद रखना, ये दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली कला है नौडोरा, और ये गौंड जनजाति से संबंधित है। 97 नंबर का क्वेश्चन है कि मंतकेश्वर मंदिर कहाँ है? तो आप जानते होंगे खजुराहो में मंतकेश्वर मंदिर है, फेमस मंदिर है। और खजुराहो को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। खजुराहो का जो सबसे फेमस मंदिर है वो कंदरिया महादेव मंदिर है। रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो रामचंद्रिका केशव दास की प्रमुख रचना है। और इसके अतिरिक्त पद्माकर, गंगा लहरी, आपको पता होगा पद्माकर की महत्वपूर्ण रचना है। और भूषण की है, भूषण, हजारा, छत्रसाल, दशक। तो याद रखना। बालकृष्ण शर्मा नवीन है, उन्होंने 2 काव्य लिखे, प्रेरणार्पण और आत्मो उत्सर्ग। तो ये किस पर लिखे थे? तो ये लिखे थे गणेश शंकर विद्यार्थी पर। इसके अतिरिक्त बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं, उनकी रचनाएं थी उर्मिल, रश्मि,
तो कुमकुम इस प्रकार की रचनाएँ बालकृष्ण शर्मा की और महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं और इसके अतिरिक्त इन्होंने जो 2 काव्य हैं वो गौरीशंकर विद्यार्थी पर लिखे थे। स्वतंत्रता आंदोलन में निमाड़ी जिले की जो थौना लोहाड़ी गोलीकांड हुआ था, वो कब हुआ था? तो हमें जो मध्य प्रदेश में जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो घटनाएँ घटित हुई थी, उनको अच्छे से याद करना है, उनकी डेट याद करना है, वो किस जिले में हुई थी। तो इसका ऑप्शन होगा सी 1939 में निमाड़ी जिले की थोना लोहाड़ी गोलीकांड हुआ था 1939 में। वहीं 1931 में आपको पता होगा चरण पादुका नरसंहार हुआ था, जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। तो याद रखना कि थोना लोहारा गोलीकांड 1939 में हुआ था। तो इस प्रकार एमपीपीएससी 2023 का पूरा पेपर हम डिस्कशन कर लिया है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। हम इसी प्रकार अब 2022 के पेपर का डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।